सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के कोट के साथ। तो एक चीज़ और मेरे प्यारे बच्चों सुनो कि ये जो बी आर अम्बेडकर जी का कोट है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट से लिया गया है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं हुआ था, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके ऊपर डिबेट थी। तो उस टाइम में हमारे अम्बेडकर जी ने बोला था द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, नो फंक्शन एट ऑल। तो यहाँ पे अंबेडकर जी ने डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए ये बोला था कि जो गवर्नर है उसके पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्यों ऐसा बोला था? शायद हमारे अंबेडकर जी जो थे उनको पता चल गया था कि फ्यूचर में इस डिस्क्रिशनरी पावर का जो है मिसयूज़ होगा। और आजकल हम देख भी रहे हैं तमिलनाडु में गवर्नर जो है वो बिल को जो है अनडेफिनेटली इनडेफिनेटली मतलब कि अनंत टाइम तक जो है उसको बिल को पेंडिंग रख के अपने पास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और उन बिल्स को 10 बिल्स थे कुछ थे उनको पास भी कर दिया था। हमने ऑलरेडी ये अपने डेली डिस्पैच डिस्कशन में पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, अब पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमारे जो है अम्बेडकर जी ने क्यों ये चीज़ बोली थी। तो चलो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम एडिटोरियल के अंदर एंटर करेंगे, हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले ये जो टॉपिक है सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, लास्ट ईयर नहीं मतलब कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आपको याद होगा, अगर देखा होगा पूरा पैटर्न 10 सालों का, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर गवर्नर और स्टेट की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट रहती है। फेडरलिज्म का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट रहता है और ये भी फेडरलिज्म के अंदर ही आता है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या उद्देश्य है हमारा प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, जैसे अपना नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे समझ बढ़ेगी, समझ से समझदारी बढ़ेगी। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक से समझते हैं एकदम कि इशू क्या है। देखो जिन बच्चों को नहीं पता कि इशू क्या है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो देखो तमिलनाडु में क्या हो रहा था। देखो तमिलनाडु में जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने क्या करा कि जो बिल हमारी स्टेट असेंबली, तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली थी, उन्होंने बिल दोनों हाउसेज में पास होने के बाद जो है बिल गया अप्रूवल के लिए। अप्रूवल में जाने के बाद जो RN रवि थे उन्होंने 10 बिल के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जो 10 बिल हमारे तमिलनाडु असेंबली ने भेजे उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, उसको सालों तक पेंडिंग रखा। ठीक है, इसके बावजूद भी ना तो असेंट दी ना तो उसको वापस भेजा रिकंसिडरेशन के लिए। असेंबली ने फिर दोबारा से जो है वो बिल पास करा और फिर जब ये दोबारा बिल गवर्नर के पास आया तो इस टाइम जो गवर्नर थे, क्योंकि रिकंसिडरेशन में एक चीज़ रहती है कि अगर जो गवर्नर के पास रिकंसिडरेशन के पास बिल जो जाता है तो उसको मस्ट है कि पास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उसको अवॉइड करने के लिए RN रवि ने क्या करा, RN रवि जी ने क्या करा, क्योंकि एक हाई डिग्नेटरी हैं, तो उन्होंने क्या करा कि वो जो बिल था वो प्रेसिडेंट को भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ दिख रही है क्या कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की उसका मिसयूज़ हो रहा है। कि पहले तो सालों तक उस बिल को पेंडिंग रखा, पेंडिंग रखने के बाद जब दोबारा उनके पास आया तो अप्रूवल देने की बजाय, उसको पास करने की बजाय, उसको एक्ट बनाने की बजाय उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट को कब भेजा? ये तब भेजा जब वो हमारी जो तमिलनाडु की स्टेट असेंबली है जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। तो देखो सारा ये एक जो है आपको सिनेरियो दिख रहा है क्या, जो अंबेडकर जी ने भाप लिया था पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कि गवर्नर के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। अब दे दी है डिस्क्रिशनरी पावर तो उसका यहाँ पे मिसयूज़ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आगे चलें तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो गवर्नर का एक्शन है, पहले तो सालों तक उस बिल को रखे और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास जब स्टेट असेंबली पहुंची तमिलनाडु की तो उसको फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि फाइन अब आप जो है वो अप्रूवल करो। और ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर में आता है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर में आता है कि किस बिल को जो है हाँ वो प्रेसिडेंट को भेजना है, किस बिल को नहीं भेजना है। ये इसके ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उनको रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्राइटेरियाज हैं कि कौन कौन से जो बिल हैं वो भेजे जाएंगे और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नर के पास कोई राइट नहीं है ऐसे बिल को जो है प्रेसिडेंट के पास सेंड करने का। और जो प्रेसिडेंट ने भी जो विदहोल्ड करी असेंट को उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया हमारे कोर्ट ने। और जो कोर्ट की स्पेशल पावर है आर्टिकल 142 के अंदर, उसके तहत उन्होंने वो 10 के 10 जो बिल थे वो पास कर दिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। एग्जाम्पल कहीं देना हो जुडिशियल एक्टिविज्म का तो ये है जुडिशियल एक्टिविज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि साफ साफ कि डर के मारे जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और प्रेसिडेंट के पास अब जो है
ये कोई प्रेसिडेंट के पास जो है ये वो नहीं है कि प्रेसिडेंट को पास ही करना पड़ेगा, वो भी जो है इस पे विचार विमर्श कर सकता है या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। सारी चीज़ वही रहती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो लेकिन हमारे कोर्ट ने क्या करा, अपनी पावर का यूज़ करते हुए 142 का आर्टिकल उसको पास कर दिया। स्पेशल पावर है हमारे कोर्ट के पास, और ये जो था हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोर्ट ने जो है वो बिल पास करा हो। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने बिल पास करा हो, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोर्ट ने क्या करा, वो जो विदहेल्ड बिल थे उनको ऑटोमेटिकली अपनी पावर को यूज़ करते हुए पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है क्या, देखो हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक एंगल और है यहाँ पे कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए जो है लॉज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि लॉज पास किसने करा, हमारे कोर्ट ने। लेकिन ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है किसका, हमारे लेजिस्लेचर्स का, हमारे लेजिस्लेचर्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको थ्रेट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर आता है और जो मोटिव है वो सही है, इसलिए ये सारी चीज़ सही है, ठीक है। तो आगे चलें तो देखो यहाँ पे बता रखा है हमारा जो आर्टिकल 200 है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 200 है, उसके अंदर जो गवर्नर के पास पावर है, अगर उसके पास बिल आता है तो उसको क्या क्या एक्शन करने पड़ेंगे वो बता रखा है। देखो सबसे पहले गवर्नर क्या कर सकता है कि सबसे पहले उसको अप्रूव कर सकता है। बिल आया, गवर्नर देखा सही है बिल, उसको अप्रूव कर दिया। सेकंड क्या कर सकता है, अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकता है कि नहीं दिया असेंट उसको कि ये बिल सही नहीं है, इसको विदहोल्ड कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या कर सकता है, इसको प्रेसिडेंट के पास जो है उसके लिए भेज सकता है कि ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है गवर्नर की। उसके बाद चौथा भी है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के पास आ गया बिल, रिकंसिडरेशन के पास भेजा कि भाई जो बिल है उसको दोबारा से देखो कैसा है, सही है या नहीं है, रिकंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने भेजा और स्टेट असेंबली ने क्या करा, उसको रिकंसिडर करके वैसा ही वैसा बिल वापस भेज दिया। तो इस केस में जो हमारे गवर्नर है उनके पास कोई भी अब जो है ऑप्शन नहीं बच जाता, उनको पास ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि कोई चॉइस नहीं है, पास ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दिखाई दिया हमें, क्या कि प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ आती है कि ये कुछ ना कुछ तो जो है अम्बेडकर जी ने जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। अब कोर्ट ने जो है गवर्नर को थोड़ी सी फटकार लगाई और थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है वो सेट कर दिया। कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर है और या जो प्रेसिडेंट जी है, इनके पास ये पावर नहीं है कि वो जो बिल है उसको अनंत काल तक जो है डिले करके रखें। तो एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि 1 से 3 महीने के अंदर जो है इसको जो है बिल को पास करना पड़ेगा। और ये भी बोला कि गवर्नर के पास जो है कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि जो बिल कोई आया स्टेट असेंबली ने दिया और उसके साइलेंटली जो है हमेशा के लिए बैठे रहें, ठीक है। गवर्नर को एक्ट करना ही पड़ेगा, किसकी एडवाइस पे, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट ने बोला है अगर देखा जाए, इसका इंटरप्रिटेशन करा जाए, वैसे हम जो है इसके लिए लायबल नहीं है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोर्ट का काम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है क्या, कि अगर ये जो हमारे जो गवर्नर है उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको एक तरह से साइड में रख दिया गया है। अब यहाँ पे जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट ने क्लैरिफाई तो करा है नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 एंगल दिख रहे हैं। एक एंगल तो क्या दिख रहा है, एक एंगल दिख रहा है कि जो हमारा गवर्नर है वो जो मिसयूज़ करता है अपनी पावर को, उसके मिसयूज़ को रोकने के लिए हमारे कोर्ट ने ये जो है ऑर्डर दी। लेट से कोई गवर्नर है वो मिसयूज़ नहीं करता पावर को, क्योंकि गवर्नर का भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है, ठीक है। अब गवर्नर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके जो है स्टेट को ऑटोक्रेटिक वो जो स्टेट होता है उसको होने से बचा सकता है। कैसे कि देखो स्टेट में लेट से अगर मेजॉरिटी आ गई, ठीक है, मेजॉरिटी आ गई तो वो जो पार्टी है वो तो अपनी मनमानी चलेगी, अपने मनमानी जो है बिल लेके आएगी। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसको वो रोक सकता है अंडर हिज डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं करा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो गवर्नर की एडवाइस पे ही क्या जो हमारा गवर्नर है वो विदहोल्ड करेगा एसेंट को, ठीक है। तो ये विदहोल्ड करना तो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर को दे रखा है, लेकिन कोर्ट ने बोला क्या कि एडवाइस पे काम करेगा हमारा। मस्ट लिखा है ना यहाँ पे, देखो मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मस्ट है तो क्या उसको असेंट देनी है या नहीं देनी, या फिर उसको जो है प्रेसिडेंट के पास भेजना है या नहीं भेजना, क्या ये भी जो है हमारी गवर्नमेंट बताएगी। ये भी क्लैरिफाई करते अगर कोर्ट को ये सारे डिस्कशन लेने थे तो। ये भी हमारे क्रिटिक्स यहाँ पे बोलते हैं एडिटोरियल के अंदर
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो गवर्नर है और जो हमारे प्रेसिडेंट है, क्या कोर्ट इनकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन लगा सकता है? देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कोर्ट के पास क्या इतनी पावर है कि वो प्रेसिडेंट हो गए और या गवर्नर हो गए, इनकी फंक्शनिंग पे क्वेश्चन लगा सकता है? तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है यस, और बिल्कुल यस है आंसर, क्योंकि कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है जो सिर्फ जुडिशरी के पास है। वो क्या? जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कोर्ट को एक रोल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कोर्ट को रोल दिया है किसका? हमारे संविधान को इंटरप्रिटेट करने का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का, वो इस जुडिशियल रिव्यू के अंदर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल हमारे जो कोर्ट हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इनको डेफिनेटली पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो जो है इनके रोल को भी चैलेंज कर सके। इसका मतलब क्या है कि ये जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के रोल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखे हैं, यही तो चेक एंड बैलेंस है। आपने देखा होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ा होगा चेक एंड बैलेंस। ये चेक एंड बैलेंस क्या चीज़ होती है? चेक एंड बैलेंस है किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांच को जो है ऑटोक्रेटिक ब्रांच बनने से रोकने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो प्रोविज़न दिया है वो है चेक एंड बैलेंस का। और वही चेक एंड बैलेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ने चेक लगा दिया प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर, और प्रेसिडेंट जो है वो भी बिल के थ्रू, लेजिस्लेचर जो है बिल के थ्रू जो है कोर्ट पे भी जो है वो लगाम लगा देते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है बहुत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोच समझ के दी है, ताकि हमारा जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी ही बनी रहे। इसीलिए 75 साल हमें हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया पूरे वर्ल्ड का जो है अगर बोलें तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर भी अभी जो है ये चल रहा है। क्योंकि इसके बाद जब इंडिया जब बना था कंट्री, और आपको पता भी होगा, शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो इंडिया जब कंट्री बना था और जब इंडिपेंडेंट हुआ था, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था, तो सिमिलरली बहुत सारी कंट्री उस टाइम कॉलोनी से जो है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहे थे, सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेल हो गया था। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी बांग्लादेश में क्या सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, नेपाल में भी जो है वो सिस्टम पलट गया था, लेकिन इंडिया के अंदर 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये क्या है? यही तो है हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो अभी सिचुएशन कुछ और दिख रही है, तो इसको चेंज होना डेफिनेटली है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है जुडिशियल ओवर रीच है, कि जुडिशरी का ये फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। तो कोर्ट ने रिप्लाई दिया कि ये जो है चेंजिंग द लॉ नहीं है, ये जो है ओवर रीच नहीं है, जुडिशियल ओवर रीच नहीं है। ये जो उसको फंक्शन दिया गया है इंटरप्रिटेशन का, वो ये फंक्शन है ताकि इसके मिसयूज़ को जो है प्रिवेंट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, और कोर्ट ने यही बोला है कि उसका गोल जो है एग्जीक्यूटिव बनना या लेजिस्लेचर बनना नहीं है, उसका गोल है डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करना। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कोर्ट ने अपने एक्शन को जस्टिफाई किया है, और आई होप कि इसके बाद जो है सारी चीज़ें सही रहेंगी। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या ये जजमेंट जो हुई है इंपॉर्टेंट है, इसका रोल क्या होगा? देखो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे गवर्नर है, जितने भी अदर स्टेट के गवर्नर हैं, उनको ध्यान में रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई जजमेंट आई है, और इसका लीगल एनफोर्समेंट भी होता है। तो अब कोई जो गवर्नर है ऐसे लॉज को अननेसेसरी विदाउट जस्टिफिकेशन जो है ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट होगी और जो लेजिस्लेचर होंगे वो बहुत ही स्मूथली रन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। देखो तमिलनाडु के लोगों का सोचो एक बार कि जो फेडरलिज्म है, कि स्टेट के पास भी सिमिलर पावर है, कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने जितने अपने प्रतिनिधित्व को चुना है वो उन पे रूल करें। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, लेकिन वो जो प्रतिनिधित्व हैं उनके वेलफेयर के लिए बिल लेके आते हैं, लेकिन उस बिल को जो है गवर्नर पास नहीं होने देता। तो जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ रह गई फिर एक तरह से? ठीक है, तो दोनों एंगल हमें सोचने पड़ेंगे। तो अब इस जजमेंट के बाद जो है हमारे जो कोर्ट ने जजमेंट दी है, जो हमारी स्टेट्स हैं बहुत स्मूथली रन करेंगी, और क्लैरिफाई कर दिया है कि गवर्नर की क्या ड्यूटी है, क्या लिमिटिंग पावर है उसकी। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है। तो डेफिनेटली जो कोर्ट है उसने पॉजिटिव वे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को जो है करा है, और ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर हो रही थी आगे ना हो। जैसे बी आर अम्बेडकर जी ने भी जो है शायद उनको आइडिया लग गया था कि ऐसा कुछ होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि क्या सिनेरियो था, क्या चीज़ चली थी। अगर समझ आ गया हो तो ये पेपर 2 का टॉपिक है, अब तो सुबह जल्दी लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है, इसको लिखना, आज ही लिखना, और अपने डिस्कशन ग्रुप में जो है शेयर करना। और
डिस्कशन ग्रुप तक कैसे जाओगे, वैसे तो आपको पता ही है कैसे जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, 2 लिंक दे रखे हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप का है और एक अपना डिस्कशन ग्रुप का है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ये जो पीडीएफ्स वगैरह रहती हैं ये सुबह जल्दी ही आ जाती हैं, उसके बाद जो है कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाती है, लेकिन ये जो हमारा पीडीएफ है ये टाइमली आती है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट चलें और लिख के वहाँ पे अपना डिस्कशन ग्रुप में जो है आप चेक कर कीजिए, और बच्चों का भी और अपना भी जो ऐसे है इवैल्यूएट करवाइए, ठीक है। नेक्स्ट चलें, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अभी कभी कभी जो यूपीएससी है ये चीता वीता पे बहुत जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनको छोड़ना नहीं है, जानवरों को भी, इवन तो ये एनिमल है लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2 जो चीता है वो कुन्नो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है शिफ्ट हो रहे हैं थोड़ी टाइम के लिए। तो ये री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता का ही पार्ट है एक तरह से, और चीता प्रोजेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसकी लोकेशन वगैरह कभी कभी पूछ लेता है, तो हमारा जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आता है गांधी सागर डैम और हमारा राणा प्रताप सागर डैम के बीच के अंदर, ठीक है। गांधी सागर डैम का है हमारा मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप का है हमारा राजस्थान के अंदर। कौन सी नदी के जो है किनारे आता है, ये दोनों ही जो डैम है, ठीक है, ये दोनों ही जो डैम है ये दोनों ही चंबल रिवर पे है। तो कभी कभी 1-2 स्टेटमेंट देके पूछ लेता है कि ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये हमारी चंबल नदी के किनारे हैं, क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मेजर जो वहाँ पे फौना है वो है हमारा मगर क्रोकोडाइल, और यूपीएससी कभी कभी मगर पे भी पूछता है तो मगर का भी लेके आ गए, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर 3 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एक तो है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, दूसरा है हमारा मगर जिसे मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, और चौथा है हमारा घड़ियाल, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है, ये फोटो भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, इसको देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है ऑन अर्थ, हमारा ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर वाला खारे पानी वाला जो मगरमच्छ है हमारा क्रोकोडाइल है, ये लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, ठीक है। ये देखो लार्जेस्ट क्या है, लिविंग रेप्टाइल है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है IUCN की, हमारे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो हमारा 1972 एक्ट है इसके शेड्यूल 1 के अंदर आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। तो थोड़ा सा ये भी इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है। इंडिया के अंदर ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पाया जाता है, सिर्फ 3 लोकेशन के ऊपर। एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क हो गया, भीतरकनिका, और सुंदरवन हो गया, और अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड पे, ठीक है। अब बताओ भीतरकनिका कहाँ पे है, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, इतना थोड़ा तो कभी कर दिया करो, ठीक है। सुंदरवन हमारा वेस्ट बंगाल में, अंडमान हमारा अंडमान में ही है वैसे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये हो गया सॉल्ट वाटर वाला। दूसरा हमारा मगर जो हमारा गांधी सागर में मिलता है, ठीक है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारा वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये था पहला वाला हमारा सॉल्ट वाटर, ये था लीस्ट कंसर्न में। मगर था हमारा वल्नरेबल में, अपेंडिक्स 1 और हमारे शेड्यूल 1 में ही आता है ये। 15 इंडियन स्टेट में पाया जाता है, गंगा रिवर ड्रेनेज में भी, ठीक है। गंगा जो रिवर है वहाँ पे भी जो मगरमच्छ मिलता है वो हमारा मगर या फिर मार्श क्रोकोडाइल है। उसके बाद हमारा घड़ियाल हो गया, ठीक है। घड़ियाल के यहाँ पे जो नॉब से दिख रही है, ये नॉब इसकी पहचान है। ये थोड़ा सा आप कह लीजिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कैटेगरी 1 में ही आता है, शेड्यूल में भी और साइट्स में भी, ठीक है। मछलियाँ वगैरह खाता है। कहाँ पाया जाता है, चंबल, हमने देखा था ना अभी वो वाला, वहाँ पे भी मिलता है। गिरवा, घाघर, सोन और गंडक में पाया जाता है। ये जो घड़ियाल है ये फ्रेश वाटर रिवर में रहता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर में नहीं रहता। सॉल्ट वाटर वाला सबसे पहले वाला था, जो कि हमारा कौन सी कैटेगरी में था, लीस्ट कंसर्न में था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं इनसे क्वेश्चन, और CSC तो बहुत ज़्यादा इनसे पूछता है क्वेश्चन, तो आप भी थोड़ा सा तैयार रहिए, क्योंकि CSC और आप में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमेशा जो है CSC को वो जो हमारा CAPF है वो अडॉप्ट करता रहता है, थोड़ा थोड़ा कैच करता रहता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट चलें, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। देखो जब भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ रहती है उसको हमेशा हमें ध्यान रख लेना चाहिए, उसको हमेशा हमें जो है एक नोट्स बना लेना चाहिए। तो अभी जो हमारे AS दौलत जी हैं, ये रॉ के जो है चीफ थे, इन्होंने एक बुक लेके आए हैं, चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। तो ये कंट्रोवर्सी में है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे चीफ जस्टिस थे और हमारे जो फारूक अब्दुल्ला थे, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखाया गया है इसके अंदर। तो यही कंट्रोवर्सी है, और इसलिए इन दोनों लोगों ने ही क्या करा कि ये जो बुक लॉन्च हुई थी इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो बस बुक का नाम याद रखो, क्या है क्या नहीं, इतना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। AS दौलत ने कौन सी बुक लिखी है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्पाई। 1 नंबर में कभी कभी आ जाता है, और वो इंपॉर्टेंट भी होता है, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी होता है, एक स्टेटमेंट का, और फिर आंसर नहीं होता। तो किसी भी क्वेश्चन में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन का जो है लेवल
ऊपर नीचे रहता है, लेकिन मार्क्स जो है सबके एक जैसे रहते हैं। तो ये छोटे छोटे मार्क्स भी कभी छोड़ने नहीं है, ठीक है, इसी से रैंक बढ़ती है। नेक्स्ट चले, ये है हमारा 18 तारीख का, मतलब कल का जो था, कल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 6-7 घंटे पहले ही मैंने डिस्कस करा है, ठीक है। तो उसका वो है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेलेनियम याद ही होगा, इतनी जल्दी तो भूलते भी नहीं हम। सेलेनियम जो अभी महाराष्ट्र के अंदर जो बाल वाल झड़ रहे थे, नेल्स वेल में डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी, वो इसकी वजह से होता है। ये मिनरल था, हमने देखा था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। अ वाइटामिन एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? पता नहीं। अ नॉन मेटेलिक ट्रेस एलिमेंट एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट बट इन टॉक्सिक इन एक्सेस? सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। नॉन मेटेलिक ट्रेस एलिमेंट है, एसेंशियल है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, लेकिन टॉक्सिक है एक्सेस में। ये चीज़ मैंने बताई थी। पॉलीमर वगैरह नहीं है। वाइटामिन नहीं था, ये मिनरल था, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट था हमारा प्रिजनर के ऊपर, ठीक है। प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी, वो हमने देखी थी। द प्रिजनर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 6.8 लाख बाय 2030 वाइल कैपेसिटी इज ग्रोन ओनली। हाँ, ये कुछ देखा था हमने स्टेटमेंट कि हमारे यहाँ पे कैदी ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, ठीक स्टेटमेंट है। इंडिया मीट्स द रिकमेंडेशन बेंचमार्क ऑफ वन फिजिस्ट। कहाँ बेंचमार्क मिल रहा था, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ये बेंचमार्क ही तो नहीं मिल रहा था उस रिपोर्ट में, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ए आंसर हो गया, ठीक है। एसिड रेन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखो, सिंपल चीज़, पता हो या ना पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता एसिड रेन के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका आंसर सी हो गया डायरेक्टली, बहुत इजी था ये तो। K2-18 हमने देखा था, ये एक्सोप्लैनेट था, ठीक है। इसके अंदर 2 गैस पाई गई थी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती कि हाँ भाई जीवन है, ठीक है। वो थी हमारी, ये तो याद ही है क्योंकि अभी तो जस्ट करा था, ये वाली DMS हो गई और DMDS हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक लेके आया था डेली डिस्पैच, अगर याद होगा तो उसमें मैंने बहुत सारी गैसेस बताई थी कि ये जो गैसेस वहीं पाई जाती है जहाँ पे जो है जीवन होता है, ठीक है, लाइफ होती है। तो वो भी एक बार देख लेना। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।